तो व्लादिमीर पुतिन तो रूस वापस चले गए, लेकिन उनकी जो ये इंडिया विजिट थी ना, उसकी गूंज अब भी सुनाई दे रही है। दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इस दौरे के अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। तो चलिए आज पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं कि इस हाई प्रोफाइल मुलाकात के बारे में दुनिया भर के एक्सपर्ट्स असल में सोच क्या रहे हैं। देखिए, ये दो पुराने दोस्तों के बीच एक ऐसी मीटिंग थी जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थीं। माहौल में उम्मीदें तो बहुत थीं, लेकिन जो हुआ, या यूं कहिए कि जो नहीं हुआ, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। और बस यहीं से शुरू होती है असली पहेली। इस विजिट के बाद किसी भी बड़ी डिफेंस डील का ऐलान नहीं हुआ, जिसने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को सच में चौंका दिया। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या? और उससे भी बड़ा सवाल, इसका मतलब क्या है? उम्मीदें तो बहुत थीं, लेकिन हुआ क्या? ना तो Su-57 फाइटर जेट पर कोई बात आगे बढ़ी, और न ही एक्स्ट्रा S-400 मिसाइल सिस्टम पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई। S-500 की बात भी सिर्फ एक अफवाह बनकर रह गई। और हाँ, जो RCLOS लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हुआ भी, उसे बहुत ही चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के फाइनल कर दिया गया। तो सवाल ये है कि इस पूरी चुप्पी को दुनिया ने कैसे समझा? चलिए सबसे पहले चलते हैं पूर्व की ओर, चीन की तरफ। और उनकी प्रतिक्रिया तो सच कहूं तो काफी हैरान करने वाली थी, एकदम पॉजिटिव। चीन का जो ऑफिशियल मीडिया है, उन्होंने तो इस विजिट को एक बहुत बड़े मौके की तरह देखा। उनका मानना था कि पुतिन का ये दौरा एशिया में टेंशन कम कर सकता है और असल में भारत और चीन को एक दूसरे के करीब ला सकता है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी है। चीनी अधिकारी इस मौके को RIC यानी रूस, इंडिया, चाइना, इस ट्राइलैटरल ग्रुप को फिर से एक्टिवेट करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक जॉइंट समिट के लिए जोर दे रहे हैं, एक ऐसा कदम जो इस पूरे रीजन का पावर बैलेंस बदल सकता है। तो अब सवाल उठता है कि ये RIC ग्रुपिंग है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये इन 3 बड़ी इकोनॉमीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां वो रीजनल और ग्लोबल इश्यूज़ पर एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। और चीन को लगता है कि इसे फिर से मजबूत करने का ये बिल्कुल सही वक्त है। लेकिन ऐसा नहीं था कि चीन का ये जो ऑप्टिमिज्म था, वो सब जगह शेयर हो रहा था। अटलांटिक के उस पार अमेरिका में एक बिल्कुल ही अलग कहानी चल रही थी। अमेरिका के मीडिया ने इस पूरे मामले को एक बिल्कुल अलग नज़रिए से देखा। ब्लूमबर्ग जैसे बड़े आउटलेट्स ने ये नतीजा निकाला कि बड़ी डिफेंस डील्स का ना होना इस बात का साफ साफ इशारा है कि भारत और रूस की जो ऐतिहासिक दोस्ती है, वो अब कमज़ोर पड़ रही है। तो ये देखिए कितना मज़ेदार विरोधाभास है। चीन और अमेरिका दोनों खुश थे, लेकिन वजहें एकदम अलग। चीन ने इसे मिलिट्री टेंशन में कमी और RIC को फिर से जिंदा करने के मौके के तौर पर देखा, और वहीं अमेरिका ने इसे भारत रूस के रिश्ते कमजोर होने के सबूत के तौर पर देखा, जिससे उनकी टेंशन कम हो गई। तो सवाल फिर वहीं आकर अटक जाता है, इस पूरी डिप्लोमैटिक चेस की बाजी में असली विनर कौन था? क्या वो एक हताश रूस था जो दुनिया में अपने लिए सपोर्ट ढूंढ रहा था, या फिर एक रणनीतिक भारत जो चुपचाप अपने सारे पत्ते सही खेल रहा था? लेकिन सोचिए, अगर इस कहानी का एक तीसरा एंगल भी हो, एक ऐसा नजरिया जो हमने अब तक देखा ही नहीं और जो शायद इस पूरी पहेली को सुलझा दे। और ये दावा कोई छोटा मोटा नहीं है। एक यूक्रेनी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तारस, उनके मुताबिक ये विजिट असल में इंडिया की एक सोची समझी चाल थी, जिसमें उसने अपने मकसद पूरे करने के लिए पुतिन की विजिट का बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया। तो आखिर ये सोची समझी या चतुर स्ट्रैटेजी है क्या? चलिए इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। इस एनालिसिस के हिसाब से इंडिया ने 3 मूव्स एक साथ चले। पहला, डिस्काउंट पर रशियन ऑयल खरीदकर अपनी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाते रहना। दूसरा, पुतिन को वेलकम करके वेस्ट को ये साफ साफ मैसेज देना कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में आज़ाद है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, मॉस्को के साथ अपने रिश्ते को वॉशिंगटन के साथ बातचीत में एक मजबूत बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करना। तो जब हम कहते हैं मोल भाव का पत्ता या बार्गेनिंग चिप, तो इसका मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, ये आपके हाथ में एक ऐसा कार्ड है जिसका इस्तेमाल आप नेगोशिएशन में बेटर डील पाने के लिए करते हैं। और इस थ्योरी के मुताबिक इंडिया रूस के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल बिल्कुल इसी तरह कर रहा है। और इसी यूक्रेनी एनालिसिस का एक और दिलचस्प पहलू है, वो ये कि इस पूरे इक्वेशन में रूस एक बहुत ही कमजोर, मतलब लगभग एक अपमानजनक पोजीशन में है। उसे ट्रेड एक्सेस बनाए रखने के लिए इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे बड़े बड़े ऑफर देने पड़ रहे हैं।
तो जब सारी धूल बैठ जाती है तो फाइनल स्कोर कार्ड कैसा दिखता है? देखिए, भारत को सस्ता तेल भी मिला और उसने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बनाए रखी। चीन और अमेरिका दोनों अपने अपने कारणों से खुश थे। और रूस, उसे एक डिप्लोमेटिक विजिट तो मिली, लेकिन कोई बड़ा नया बिजनेस नहीं मिला। ऐसा लगता है कि इस खेल में सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही हुआ। लेकिन इस पूरी कहानी के बाद भी एक बहुत बड़ा सवाल अपनी जगह पर कायम है। भारत रूस से खरीदता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बेचता बहुत कम है, जिससे एक बहुत बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस बना हुआ है। क्या रूस से भारतीय सामान खरीदने का वादा इस गैप को भर पाएगा? यही वो सवाल है जो आने वाले वक्त में इस कॉम्प्लेक्स रिश्ते का भविष्य तय करेगा।